थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। मेरा नाम शाहरुख नसीर है, मैं एक RCIC हूँ वैंकूवर कनाडा से। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ परमानेंट रेजिडेंसी स्ट्रीम्स के बारे में। और जो सबसे फेमस परमानेंट रेजिडेंसी स्ट्रीम कनाडा में है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। तो ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम क्या है, किस तरह इसकी क्लासेस हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इसके बारे में बैकग्राउंड के लिहाज से। सबसे पहले कि जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है वो फेडरल का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम की कुछ कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जो कि उन लोगों के लिए जो कि बाहर फॉरेन एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो इसकी कैटेगरी है वो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम है, जिसमें जो लोग कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा है फेडरल स्किल ट्रेड्स वर्कर, तो जो बेसिकली ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, मैकेनिक्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, उनके लिए एक स्ट्रीम भी है जो कि एक्सप्रेस एंट्री से लिंक्ड है, उसको फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम कहा जाता है। और चौथी जो स्ट्रीम है जो कि आजकल बहुत एक्टिव है वो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम लिंक्ड एक्सप्रेस एंट्री। तो वो उसकी वीडियो एक सेपरेटली मैं बनाऊंगा क्योंकि वो एक काफ़ी वास्ट है और वो उसकी हर प्रोविंस की एक अलग कैटेगरी है उसके लिहाज से। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, तो ये डिस्कस करते हैं आज। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि ये प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस में आपका कम से कम मिनिमम जो क्राइटेरिया है ना वो है कि आपका 1 साल का हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके मुताबिक कम से कम आपका 3 साल का होना चाहिए। तो आपके पॉइंट्स अच्छे बन सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। अब दूसरा जो आपको रिक्वायरमेंट्स करनी ज़रूरी है वो है आइलेट्स। आइलेट्स के बगैर इस प्रोग्राम में आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कम से कम आइलेट्स में 6 चाहिए हर चीज़ में। जनरल आइलेट्स करना है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में आपको हर चीज़ में 6 चाहिए। उसके बाद जो आपने चीज़ असेस करवानी है वो अपनी एजुकेशन है। तो एजुकेशन असेसमेंट भी लाजमी है अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। अब तकरीबन 99% प्रोग्राम्स परमानेंट रेजिडेंसी के जो हैं उनमें आइलेट्स और एजुकेशन असेसमेंट मैंडेटरी कर दी गई है। तो आपको ये चीज़ें करवा के रखनी चाहिए पहले से ही, एजुकेशन असेसमेंट, आइलेट्स। तो इस प्रोग्राम में आपको 6 चाहिए आइलेट्स में। एजुकेशन आपने अगर बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स की हुई है, तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन सकती है। उसके अलावा आपको यहाँ आने के लिए पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में दिखाने होते हैं। तो आमतौर पे अगर आप सिंगल हैं तो 13-14 हज़ार से शुरू होता है, पर जिस तरह डिपेंडेंट्स हैं उस तरह आपको ज़्यादा पैसे दिखाने होते हैं अपने बैंक अकाउंट में। जब आप इनवाइट हो जाते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए प्रूव करना होता है कि आप 1 साल के लिए अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में 2 स्कोरिंग ग्रेड हैं जो कि मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है ना इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास 67 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स होने चाहिए। अब ये जो 67 पॉइंट्स हैं ये हैं बेस एजुकेशन पे। जाहिर बात है जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एज 18 से 35 साल की जो एज है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। आइलेट्स उसकी बेस पे भी आपको स्कोरिंग मिलेगी। मिनिमम 6 तो लाजमी है, आपको 6 लाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको 7 आता है, 8 आता है आइलेट्स में, ईच एबिलिटी में, तो उसके भी आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्पाउस आइलेट्स कर लेती हैं या आपका स्पाउस जो है वो एग्ज़ाम देते हैं जनरल आइलेट्स का, तो उससे भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। आपके रिलेटिव्स अगर यहाँ हैं उनसे भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। जो रिलेटिव्स हैं इस कैटेगरी में जब आप 67 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव्स जो है ना वो आपकी दादी हो गई, नानी हो गई, या आपके उनसे कोई रिश्ता हो गया, मतलब मामा, चाचा, ताया, उनके पॉइंट्स बन सकते हैं। आपका फर्स्ट कज़न अगर है, मतलब इसमें है जिस तरह ग्रैंड चाइल्ड जो है वो आपको पॉइंट्स दे सकता है। तो ये जो है ना आपका जो बेसिकली रिलेटिव के पॉइंट्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि आपका रिलेटिव कौन है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं मेरा कज़न यहाँ है, लेकिन वो 3rd, 4th, 5th कज़न या 30 इस तरह पॉइंट्स नहीं होते। ये कैटेगरी है, आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपका रिश्ता है उस बंदे से, फिर हम बेस कर सकते हैं कि आपको उस पर पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं। और जाहिर बात है अगर आपके पास यहाँ जॉब ऑफर है या इस तरह कोई कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस, तो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे इस कैटेगरी में। तो ये पहला स्कोरिंग इसका ना ग्रेड होती है। 2 ग्रेड है इसमें। पहली जो है वो 100 में पे बेस है, दूसरी जो है वो 1200 पॉइंट्स पे बेस है।
जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्टेज में भी बात करने लगा हूँ आगे। तो जिस तरह मैंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ इसमें आपको एलिजिबल होने के लिए होगी कि आपने अपना एजुकेशन असेस करवा के रखनी है, आपने आइलेट्स करना है, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 1 से 2 साल, जो कि 15 से 20 हज़ार डॉलर बनते हैं आमतौर पे, आपके पास बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि नॉक 0A और B में आता है। नॉक 0A और B को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो नॉक 0 होता है वो सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है, जो नॉक B होता है वो मिड मैनेजमेंट के लिए होता है, और नॉक जो A होता है वो मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, और जो नॉक B होता है वो आमतौर पर ऑफिसर या सुपरवाइजर पोजीशन पे होता है। लेकिन ये जिस तरह आपका रेज्यूमे आप हमें भेजेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। टीचर्स का अलग नॉक है, प्री स्कूल का अलग नॉक है, तो हर ऑक्यूपेशन का एक अलग नॉक गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया हुआ है। तो वो रेज्यूमे देख के ही बता सकते हैं बेहतर कि कौन सा आपका नॉक फिट होता है। उसके अलावा जब आपके 67 पॉइंट्स बन जाते हैं 100 पॉइंट्स में से, तो आप फिर एक दूसरी ग्रेड है उसमें चले जाते हैं, जिसकी बेस पे आपको ये जो न्यूज़ आती है और जो इन्विटेशंस होते हैं वो उस स्कोर पे होते हैं। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सिर्फ क्वालिफाई आपको वहां तक लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेज तक। इसमें अगर आपके 67 पॉइंट्स बनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। ये सिर्फ इस हद तक है कि आपकी एक प्रोफाइल बन के हम सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद CRS, जब आपने 67 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद जो है वो आप दूसरी ग्रेड में चले जाते हैं, CRS स्कोर की ग्रेड में। CRS स्कोर की जो ग्रेड है वो 1200 में से है। और जिस तरह मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, पिछले 2 सालों में कनाडा ने ड्रॉज जो हैं वो पेंडेमिक के दौरान कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के किए हैं। सिर्फ 2 ड्रॉ हुए हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में। लेकिन अभी जो है नया मिनिस्टर आ गए इमिग्रेशन के, उनको प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की तरफ से भी मैंडेट मिली हुई है कि 4 लाख कनाडा में आपने परमानेंट रेजिडेंट हर साल लाना ही लाना है। तो अब कोविड जिस तरह सिचुएशन इम्प्रूव होती जाएगी तो ये प्रोग्राम फिर से खुल जाएगा। और इसका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं, और किस ऑडियंस को ये टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। तो सबसे पहले जिस तरह हमने कहा आपके 67 पॉइंट्स बन गए, अब आप दूसरी ग्रेड में चले जाते हैं 1200 में से। उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो ड्रॉज किए हैं पिछले 2 सालों में या 3 सालों में, तो वो आमतौर पर 450 450 से लेके 480 के दरमियान की रेंज में किए हैं। अब जब आप ग्रेड में जाते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि जो लोग 20 से लेके 29 साल के हैं, 20 to 29 एज के हैं, उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी एक्सप्रेस एंट्री में वो ये है कि जो लोग जो हैं आइलेट्स में 777 ला सकते हैं। सो 7 इन रीडिंग, 7 इन स्पीकिंग, 7 इन राइटिंग एंड 8 इन लिसनिंग, दे कैन गेट द स्कोर। वो लोग जो हैं वो CLB 9 रीच कर सकते हैं, जिसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक अच्छा चांस बन जाता है। उसके अलावा 3 साल का कम से कम फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी नॉक 0A और B में जो मैंने पहले मेंशन किए थे। उसके अलावा अगर उनके बहन भाई कनाडा में रहते हैं या उनके जो इन लॉज ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ कनाडा में रहते हैं, उनको पॉइंट्स एडिशनल दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर उनको फ्रेंच आती है थोड़ी बहुत तो उनको पॉइंट्स एडिशनल दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर उनके पास जॉब ऑफर है तो वो एक अलग स्ट्रीम है, अलग स्ट्रीम के ज़रिए वो आ सकते हैं इसमें अपने पॉइंट्स ऐड करके, जो मैं आपको बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा डिफरेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप किस तरह फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में बगैर जॉब ऑफर के आ सकते हैं, और उसके लिए जो टारगेट ऑडियंस मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है वो हैं जो कि 27 से लेके 33 की एज में इस वक्त बड़े शहरों में मैंने देखा है। ऑब्वियसली कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, दुबई में मैंने देखा है काफ़ी जो लड़के लड़कियां वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाते हैं। साउथ इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं इस प्रोग्राम में, इवन नॉर्थ इंडिया से भी मैंने देखे हैं कुछ एप्लीकेंट्स इस प्रोग्राम में। श्रीलंका बहुत अच्छा है इसमें, बांग्लादेश, इसमें जो यंग ऑडियंस है वो इसमें क्वालिफाई कर जाती है। तो ये बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ आप जो लोग यंग ऑडियंस है उसको मोटिवेट करने में। जिस तरह मैंने इंग्लिश में कहा है कि अगर आप 27 से लेके 27 और 33 के दरमियान है
तो आपको अपना आइलेट्स जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपके पास अभी 6 आ रहा है और आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपको 7, 777, 8 की कोशिश करके लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इसमें जॉब ऑफर नहीं चाहिए। आम तौर पे जो लोग जॉब ऑफर के ज़रिए आना चाहते हैं उनको पता है कि ये कितना महंगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाता है जब वो जॉब ऑफर में जाते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं इसके अंदर। तो आप उस चीज़ों में ना पड़े। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 27 और 33 के दरमियान है, आप अपनी एजुकेशन असेस करवाएं। स्पेशली आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है और PhD कर रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने PhD भी किया हुआ है। मेरे पास उस तरह के क्लाइंट्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत फ्रेंच थी, उन्होंने इम्प्रूव किया है अपनी फ्रेंच और इस प्रोग्राम के ज़रिए आए हैं। और इस प्रोग्राम में आने का यही फ़ायदा है कि आपको 6 से 9 महीने में तकरीबन परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। कोई जॉब ऑफर की आपको ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आएँ, आराम से रहें, जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ काम करें, जहाँ जो मर्जी काम करें, कोई आपको इस तरह की ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो इसलिए ये वीडियो मैं ये बना रहा था कि जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, जिसके बारे में लोग अक्सर हमें इंक्वायरीज भेजते हैं कि मैं इसमें आना चाहता हूँ, इसकी टारगेट ऑडियंस पिछले चंद सालों में और आगे भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो वही रहेगी। 27 से लेके 30, 32 या ज़्यादा 33 साल की एज के लोग जिनके पास 3 साल का मिनिमम फॉरेन एक्सपीरियंस है, जिनके पास आइलेट्स जो है वो 777, 8 है और फ्रेंच है थोड़ी बहुत, या उनके बहन भाई या इन लॉज हैं कनाडा में, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट प्रोग्राम है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो फिर आपके जो आगे जाके चांसेस हैं कनाडा में इमिग्रेशन के, वो बहुत कम होते जाएंगे और हो रहे हैं। लोगों को पता ही है जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये ऑडियंस जो 27 से 33 साल की एज में है और कनाडा आना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के ज़रिए, तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हैं। आइलेट्स अगर आपको 6 दफ़ा करना पड़े, 5 दफ़ा करना पड़े तो आप करें, क्योंकि आइलेट्स आपको पहली दफ़ा में कभी पॉइंट्स नहीं देगा या दूसरी दफ़ा में नहीं पॉइंट्स देगा। मैंने जो क्लाइंट्स के किए हैं उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा दिया आइलेट्स, तब जाके उनका CLB 9 स्कोर रीच हुआ है। 777, 8 आइलेट्स जो है वो रीच हुआ है और फिर उनको एडवांटेज क्या है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी लेके कनाडा में आ गए। तो इसके बारे में कोशिश करें। अगर आप यंग हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है तो इस प्रोग्राम से बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं है कनाडा में आप लोगों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। स्टडी परमिट और वर्क परमिट ये बहुत महंगे और लंबे प्रोसेसेस हैं, इसमें ना पड़ें। इस प्रोग्राम में फोकस करें, अप्लाई करें, PR लें। आगे जाके प्रोग्राम्स मज़ीद चेंज होते जाएंगे, मज़ीद कम्पेटिटिव होते जाएंगे। डिमांड कनाडा की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप लोग अगर इसमें कोशिश करके आ जाते हैं तो आप आगे 10-15 लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, इस पे फोकस करें। उम्मीद है आपसे इन इन्फॉर्मेशन से आपकी कोई मदद हुई होगी। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा बात होगी। ठीक।